इंडियंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। इंडियन पासपोर्ट का स्ट्रेंथ अब बढ़ चुका है, जिसके बाद अब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 59 देशों में या तो वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं या हमें वीजा ऑन अराइवल का भी ऑप्शन मिल सकता है। Oh my freaking god, this is so insanely beautiful. इंडिया से टोटल 80 फ्लाइट्स चालू होने वाली है इंडिया और रशिया के बीच में, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बहुत पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। जुलाई 2025 को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ, जिसमें इंडियन पासपोर्ट ने एक हिस्टोरिक जंप लिया। हम एक साथ 8 रैंक्स ऊपर चढ़कर 85th से 77th पोजीशन पर आ गए। अब इसे मैं हिस्टोरिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजादी के बाद के 78 सालों में इंडिया ने पहली बार इतना बड़ा लीप लिया है। इस बार किसी भी और देश की रैंकिंग इतने बड़े मार्जिन से इंक्रीज नहीं हुई है। India has recorded the largest jump in ranking over the past 6 months, climbing 8 places from 85th to 77th. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता है, हमारी रैंक इसीलिए नहीं बढ़ी क्योंकि हमें एक साथ बहुत सारे नए देशों ने वीजा फ्री एंट्री दे दी, बल्कि इस 8 रैंक के इंक्रीज के पीछे सिर्फ 2 देश जिम्मेदार है, फिलीपींस और श्रीलंका। मगर सिर्फ 2 देशों से इतना मैसिव डिफरेंस कैसे आ सकता है? और क्या ये वाकई में हमारे लिए एक गुड न्यूज भी है या फिर सरकार की तरफ से बस सिर्फ एक हाइप? इन रैंकिंग्स को रिलीज करने वाली कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स का तो यह कहना है कि किसी भी पासपोर्ट की पावर उस कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से डायरेक्टली कोरिलेट करती है। अब हम सभी को यह पता है कि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी हमारी रैंक इतनी कम क्यों है भाई? जबकि सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसी छोटी इकोनॉमीज जो हमसे रैंकिंग में काफी पीछे है, वो इंडिया से पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत बेटर पोजीशन पर है। तो आखिर नेचुरली यहां पर एक भारतीय होने के नाते यह सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पासपोर्ट रैंकिंग में एक्चुअल में कंसीडर क्या किया जाता है। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो फिलहाल इंडिया का पासपोर्ट रैंक इंक्रीज होने के पीछे सिर्फ 2 देश ही जिम्मेदार नहीं है। इसका एक बड़ा रीजन है रिलेटिव गेन, मतलब हमसे ऊपर रैंक करने वाले कुछ देशों की परफॉर्मेंस या तो स्टेबल रही है या उनकी रैंकिंग हमसे ज्यादा गिरी है रिलेटिवली। अब यह जंप इंडिया की इंटरनल पॉलिसी से ज्यादा दुनिया के बदलते हुए ग्लोबल मोबिलिटी पैटर्न्स का नतीजा है। यानी कि एक तरफ जहां पर इंडिया, चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे देश अपने पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, वहीं पर दूसरे तरफ यूएस और यूके जैसे ट्रेडिशनल पावर हाउसेस अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज को एवरी ईयर और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना रहे हैं, जिस वजह से उनकी ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग गिरते जा रही है। आप ही सोचो, 2014 में यूएस और यूके दोनों फर्स्ट रैंक पर थे, मगर आज 2025 में यूएसए गिरकर 10th रैंक पर आ चुका है और यूके 6th रैंक पर। अब इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर किसी को जाना नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये लोगों को ले नहीं रहे। सो एक पर्सपेक्टिव तो हमने देख लिया, अब चलो समझते हैं कि इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इमिग्रेशन पॉलिसीज एग्जैक्टली कैसे एक देश के पासपोर्ट रैंकिंग को अफेक्ट करती है। सो देखा जाए ना तो दुनिया में कई ऐसे एजेंसीज हैं जो पासपोर्ट पावर्स को रैंक करती है, लेकिन उन सभी में से एक है हेनली एंड पार्टनर्स नाम की यूके बेस्ड कंपनी, जिसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है क्योंकि ये सीधे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के डेटा के बेसिस पर ही रैंकिंग्स देती है। अब इस इंडेक्स में बेसिकली होता क्या है, जिन कंट्रीज को सबसे ज्यादा दूसरे कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस मिलता है वो टॉप करते हैं, और वही जिन्हें कम मिलता है वो यहां पर लास्ट में आते हैं। इस रैंकिंग को कैलकुलेट करने के लिए हेनली हर कंट्री के पासपोर्ट्स को कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर 1 या 0 मार्क्स देता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के पासपोर्ट को किसी दूसरी कंट्री में वीजा फ्री एक्सेस मिल रहा है या वीजा ऑन अराइवल मिल रहा है तो उन्हें 1 मार्क मिलता है। वहीं पर अगर उस कंट्री के सिटीजन को दूसरे कंट्री में जाने के लिए प्री अप्रूवल और दुनिया भर के झंझट झेलने पड़ते हैं, वीजा निकलवाना पड़ता है जिसके लिए टीडीएस प्रोसेस है, तो उन्हें 0 मार्क्स मिलता है। अब इसी कैलकुलेशन को कंसिडर करते हुए हम दुनिया के टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउसेस यूएसए, चाइना और इंडिया की अगर बात करें तो भले ही ये ग्लोबल जीडीपी में बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, मगर इनके पासपोर्ट पावर्स एक दूसरे से काफी डिफर करते हैं, जिसका सीधा इंपैक्ट उनके सिटीजंस पर पड़ता है। यूएसए को देखें तो यह देश HPI यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 10th रैंक पर है, जहां यूएस सिटीजंस 182 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। यानी एक अमेरिकन सिटीजन को ग्लोबल जीडीपी का 68% का एक्सेस मिल जाता है। वहीं चाइना दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी 60th पोजीशन पर है, क्योंकि चाइनीज सिटीजंस को बस सिर्फ 85 कंट्रीज का ही वीजा फ्री एक्सेस है, यानी वो सिर्फ 26% ग्लोबल जीडीपी होल्ड करते हैं। और अब यहीं पर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी
इंडिया को अगर देखें तो HPI की रैंकिंग्स में 77th पोजीशन पर हम आते हैं और हम इंडियन सिटीजन्स को सिर्फ 59 कंट्रीज में ही वीजा फ्री एक्सेस है। अब ये 59 कंट्रीज का नंबर भी मे भी आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, बट अगर हम उन कंट्रीज के ग्लोबल GDP शेयर को देखें तो वो सिर्फ 6.7% ही होल्ड करते हैं, जिसमें से खुद इंडिया का ही शेयर 3.68% है। ये इसीलिए क्योंकि जिन कंट्रीज में इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस मिलता है वो इकोनॉमिकली काफी लेस सिग्निफिकेंट कंट्रीज है। यानी ऑल इन ऑल जितना स्ट्रॉन्ग किसी कंट्री का पासपोर्ट होगा उतना उसके सिटीजन को ग्लोबल GDP का एक्सपोजर मिलेगा, राइट? बट इसके अलावा मेजर रीजंस ये भी है, एक देश का टोटल GDP नहीं बल्कि पर कैपिटा इनकम, सिक्योरिटी सिस्टम्स पर ट्रस्ट और बेहतर बायलैटरल रिलेशनशिप्स पर भी एक पासपोर्ट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट होती है। और इसीलिए इंडिया स्टिल हैज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो अनलॉकिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। किसी भी देश का पासपोर्ट स्ट्रांग होने से उस कंट्री के सिटीजन्स को इकोनॉमिकली काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जितने ज्यादा देश आपका पासपोर्ट देखकर आपको वीजा फ्री एक्सेस देंगे उतना आपका ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ एक्सपोजर बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर सिंगापुर को ही ले लो। सिंगापोरियन सिटीजन्स को टोटल 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। वो 193 देश जो मिलकर ग्लोबल GDP का 92.7% होल्ड करते हैं, जैसे कि USA 26.8% ऑफ ग्लोबल GDP, चाइना 18% ऑफ ग्लोबल GDP, जापान 3.8%, जर्मनी 4.2% और दूसरे 189 कंट्रीज। ऐसे 190 और देश है, यानी कि उनके पासपोर्ट स्ट्रेंथ की वजह से एक सिंगापुरियन को इन 193 कंट्रीज में इजीली बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जस्ट एक टिकट खरीदने की देरी है। मगर अब वही बात अफगानिस्तान की करते हैं, जो इस लिस्ट के एकदम बॉटम पर आता है, तो उसके सिटीजन्स को ऐसे प्रिविलेजेस बिल्कुल नहीं मिलते। उन्हें बस 25 कंट्रीज का ही वीजा फ्री एक्सेस है, जो वर्ल्ड GDP के सिर्फ 0.6% ही होल्ड करते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको दो कंट्रीज के एग्जांपल्स लेकर समझाता हूं। देखो, 2016 में इंडोनेशिया ने अपने देश के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 169 कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस दे दिया था, जिनमें हांगकांग, इंडिया, न्यूजीलैंड, जापान और US जैसे कंट्री शामिल थे। उनके सिर्फ इस एक स्टेप की वजह से उसी साल उनके ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर ने $57.6 बिलियन इंडोनेशिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया था। एंड मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके इस स्टेप से 2027 तक एस्टिमेट्स है कि इंडोनेशिया में 9.1 मिलियन जॉब्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा UAE पर भी। उन्होंने भी 2013 से 107 कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस दे दिया, जिसका सीधा इंपैक्ट पड़ा उनके टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री पर। उस पीरियड के सिर्फ 6 सालों के अंदर ही वहां का टूरिज्म इतना फ्लरिश हुआ कि 50,000 से ज्यादा नए होटल रूम्स की जरूरत पड़ने लगी, और इस सभी का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा उनकी HPI रैंकिंग पर, जो 2013 में UAE का 56th रैंक था, आज वही 12th रैंक पर पहुंच चुका है। नाउ हैविंग अंडरस्टूड द एडवांटेजेस, लेट्स अंडरस्टैंड जिन नेशंस के पास वीक पासपोर्ट है लाइक इंडिया, हमारे लिए इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज लोकल इकोनॉमी पर पड़ने वाला बर्डन। तो देखो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो 2022 में ये 8 कंट्रीज ऐसे थे जिनमें इंडियन सिटीजन सबसे ज्यादा गए, और इन 8 कंट्रीज में से सिर्फ एक में ही इंडियंस को वीजा फ्री ट्रैवल करने का एक्सेस है। अब इनमें से सिर्फ UAE कोई कंसिडर करे तो यहां पर सिर्फ 2022 में 12 लाख से ज्यादा इंडियंस ने ट्रैवल किया है। और क्योंकि UAE इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस नहीं देता है, इंडियंस को वहां पर जाने के लिए वीजा निकालना पड़ता है, जिसकी फी है 6,000 से 7,000। अब देखने में तो ये आपको मिनिमल लगती होगी, बट अगर 12 लाख से ज्यादा लोग इसे भर रहे हैं तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाती है 720 करोड़, जिससे कम तो हमारे चंद्रयान 3 का बजट था 600 करोड़। रिमेंबर, नाउ थिंक, इंडिया का ये एक्सपेंडिचर सिर्फ एक ही देश के लिए, बाकी कंट्रीज का अगर ऐड करे तो जस्ट इमेजिन द इकोनॉमिक बर्डन ऑन इंडिया। अब वीक पासपोर्ट का दूसरा नेगेटिव इंप्लीकेशन है इनकन्वीनियंस इन ट्रैवलिंग। ऐसा है कि स्पेशली वेकेशन पीरियड में वीजास के लिए इंडियंस के पर डे 20,000 से 23,000 एप्लीकेशंस उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज में आते हैं। इस ह्यूज स्पाइक की वजह से अक्सर कंट्रीज को वीजा प्रोसेसिंग में काफी समय लग जाता है। जैसे कैनेडियन वीजा के लिए ऑलमोस्ट 6 महीने, तो वहीं पर US वीजा के लिए अराउंड 1 साल पहले से प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ता है। और तो और ऐसे वीजास के साथ साथ ट्रैवलर्स को कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। जैसे अगर किसी US सिटीजन को यूरोप ट्रैवल करना है तो वो बस अपने बैग्स उठाकर
जाकर आराम से जा सकता है। वहीं पर इंडियन सिटीजन्स को अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, इतने टाइम पीरियड तक वेट करना और काफी ज्यादा मनी स्पेंड करना, ये सब फॉरेन कंट्री में जाने का पूरा प्रोसेस इंडियंस के लिए काफी इनकन्वीनियंट बन जाता है। एंड इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू इफ यू ट्राई इट प्रैक्टिकली। इनफैक्ट ये पूरा प्रोसेस हमारे लिए इनकन्वीनियंट है। इसी वजह से आज दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के बावजूद भी सिर्फ 7.2% इंडियंस के पास ही पासपोर्ट है। वहीं फॉर कंपैरिजन जापान को अगर देखें तो वहां नंबर ऑफ पासपोर्ट रिन्यूअल्स डिक्लाइन पर होने के बावजूद भी आज 17% जापानीज पासपोर्ट होल्डर्स हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये सब देखकर हमें बस एक ही सवाल आता है, इंडिया का रैंक आखिर इतना पीछे क्यों है? सो देखो, इस रैंकिंग में किसी भी कंट्री के रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले 3 मेजर फैक्टर्स हैं, उसकी इकोनॉमी, स्टेबिलिटी और रेसिप्रोसिटी। सबसे पहले उस देश की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो आज भले इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हमारी ये इकोनॉमिक कैपेबिलिटी पासपोर्ट स्ट्रेंथ पर तब एक्ट करेगी जब हमारी पर कैपिटा इनकम बेहतर होगी। अब आप साउथ कोरिया और फिनलैंड को ले लो। इन दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन इनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से कई गुना ज्यादा है, जो उनके पासपोर्ट पावर रैंकिंग्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा फैक्टर आ जाता है स्टेबिलिटी और कंट्री के सिक्योरिटी कंसर्न्स। अगर कोई भी कंट्री स्टेबल नहीं है और वहां पर किसी भी टूरिस्ट के सिक्योरिटी को लेकर काफी सारे कंसर्न्स है, तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली उस कंट्री के पासपोर्ट पावर को इफेक्ट करेगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इंडिया की अगर बात करें तो फ्रैजिलिटी रिपोर्ट, जो किसी भी कंट्री के इंटरनल इंस्टेबिलिटी को मेजर करता है, उसमें इंडिया कोई अच्छे पोजीशन पर नहीं है। इनफैक्ट 2021 में तो इंडिया यूक्रेन से भी नीचे था। मगर इंस्टेबिलिटी सिर्फ इंटरनली ही मैटर नहीं करती। जो टूरिस्ट अब्रॉड जाते हैं उनके भी एक्शंस ओवरऑल इस रैंक को इफेक्ट करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडियंस का यहाँ पर भी स्टेटस काफी पुअर है। फॉर एग्जाम्पल सर्बिया, जिसने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस दिया हुआ था, उसका कुछ इंडियंस ने मिसयूज करके ईयू में इलीगली घुसने की कोशिश की और वहां पर आज भी कुछ रेफ्यूजी कैंप्स है जहां वो इंडियंस रह रहे हैं जो ईयू बॉर्डर्स को इलीगली क्रॉस करते हुए पकड़े गए। और इसी वजह से सर्बिया ने इमीडिएटली इंडियंस को मिलने वाला ये वीजा फ्री एक्सेस कैंसिल कर दिया। अब थर्ड मेजर फैक्टर है रेसिप्रोसिटी, यानी कि दो कंट्रीज के बीच एक ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट जहां दोनों एक दूसरे को वीजा फ्री एक्सेस देते हैं। मगर इंडिया के केस में यहां कुछ ऐसा है कि हम सिर्फ 4 देशों को ही वीजा फ्री एक्सेस देते हैं, जिस वजह से ये जाहिर सी बात है कि बाकी कंट्रीज भी इंडियन सिटीजन्स को वीजा फ्री एक्सेस देते समय काफी सोचेंगे, क्योंकि ये वीजा फ्री एक्सेस म्यूचुअली गिव एंड टेक में चलता है। फॉर एग्जांपल ब्राजील और जापान का केस ले लो। 2019 में ब्राजील ने अपने डिक्लाइनिंग टूरिज्म को बचाने के लिए जापान और बाकी कंट्रीज के ट्रैवलर्स को वीजा फ्री एक्सेस देने का तय किया और साथ ही ये भी कहा कि वो ये रिलैक्सेशन तभी एक्सटेंड करेंगे जब जापान खुद भी ब्राजीलियन ट्रैवलर्स के लिए ऐसा करता है। उनके इसी सजेशन को फिर जापान ने भी माना और 30 सितंबर 2023 से दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को वीजा फ्री एक्सेस देना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा ही किया था इंडिया ने भी जब हम 1947 में एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बने थे। इंडिपेंडेंट होने के पहले तक इंडियंस ब्रिटिशर्स के द इंडियन पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 के थ्रू ऑपरेट करते थे, जिसके अंडर आप आइदर एक ब्रिटिश सब्जेक्ट हो या फिर इंडियन। और इंडिपेंडेंट होते ही इंडिया ने इस कंट्रोल को अपने अंडर ले लिया। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर एक जॉइंट इंडिया पाकिस्तान पासपोर्ट इशू किया, जो माइग्रेंट्स को यह फैसिलिटी देता था कि वो बॉर्डर्स क्रॉस करके उनके रिलेटिव्स को मिलने जा सके। मगर सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण 1952 में इन लॉज को और स्ट्रिक्ट बना दिया गया, जहां सिर्फ कोट अनकोट रिस्पेक्टेबल पीपल को ही पासपोर्ट ग्रांट किया जाता था, यानी कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग और इवन ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट के हिसाब से सो कॉल्ड अनडिजायरेबल है, उन्हें भी ये पासपोर्ट्स डिनाई किए जाते थे। इनफैक्ट फॉर पासपोर्ट्स एक लेजिट लिटरेसी टेस्ट भी देनी पड़ती थी, जहां आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को स्क्रूटिनाइज किया जाता था। लेकिन 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह लैंडमार्क डिसीजन लिया कि किसी भी सिटीजन के पासपोर्ट होल्ड करने के राइट को गवर्नमेंट छीन नहीं सकती, क्योंकि वो हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। और तब से ही इंडियन पासपोर्ट्स हर सिटीजन के लिए अवेलेबल हो गया। अब इसी दौरान पासपोर्ट लॉज में कई ऐसे चेंजेस हुए जिस वजह से हमें आज अलग अलग टाइप के पासपोर्ट्स और वीजा नजर आते हैं, जिनके ड्यूरेशंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीजा, बिजनेस वीजा, स्पाउसल वीजा और सबसे कॉमन टूरिस्ट वीजा।
सो ओवरऑल फ्रेंड्स, एक पासपोर्ट जिसे हम सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट समझते हैं, वो हमारे कंट्री का एक स्टेटस कार्ड से कम नहीं है। और इसीलिए मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी हमारे पासपोर्ट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ मेजर एक्शंस लेने ही होंगे, जिसके लिए वो चाहे तो ऐसी कंट्रीज से इंस्पिरेशन ले सकते हैं जिन्होंने लास्ट डेकेड में ही अपने पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए लिटरली एक टास्क फोर्स ही एस्टैब्लिश किया था। मैं बात कर रहा हूं हमारे पड़ोसी देश यूएई की, जिन्होंने एक स्पेशल यूएई पासपोर्ट फोर्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसका मकसद सिर्फ एक था, यूएई पासपोर्ट को टॉप 5 में लेकर आना। और इसीलिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ मेजर इनिशिएटिव्स ले सकती है। सबसे पहले प्रोएक्टिव इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इंडिया को अपनी ग्रोइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को लेवरेज करना होगा एज अ बार्गेनिंग टूल, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिसेंट इंडिया यूके एफटीए कैन बी अ रियल गेम चेंजर, क्योंकि इसके तहत इंडियन प्रोफेशनल्स जैसे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, शेफ्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, हर कोई इजीली यूके ट्रैवल कर सकता है फॉर वर्क। ऐसे एग्रीमेंट्स इंडियन मार्केट को इन्वेस्टर्स के लिए प्रेडिक्टेबल बना देते हैं, बूस्टिंग इकोनॉमिक टाइज, जो वीजा वेवर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड करता है। और इसीलिए इंडिया को ऐसे एफटीए डील्स एग्रेसिवली और कंट्रीज के साथ भी परस्यू करने होंगे। अब ऑफ कोर्स इसके साथ हमें इंडिया के पर कैपिटा इनकम को भी इंक्रीज करना होगा, जो कि स्किल डेवलपमेंट के साथ होगा। दूसरी बात, ग्लोबल ट्रस्ट के लिए सिक्योरिटी इज नॉन नेगोशिएबल। अब हां, गवर्नमेंट ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के अंडर ई पासपोर्ट्स का नेशन वाइड रोल आउट तो स्टार्ट किया है। ये कोई नॉर्मल पासपोर्ट नहीं है, इसमें एम्बेडेड RFID चिप होती है, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा जैसे फोटो और फिंगरप्रिंट सिक्योरली स्टोर होते हैं। इसकी सिक्योरिटी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है, जो इसे फोर्ज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनाता है। सो इसका सीधा मतलब है एयरपोर्ट्स पर फास्टर इमिग्रेशन एंड जीरो फ्रॉड्स। एंड दैट इज व्हाई वी कैन होप कि धीरे धीरे करके जब दुनिया को यह भरोसा होगा तो वीजा फ्री एक्सेस सिर्फ एक डिप्लोमैटिक फेवर नहीं, एक लॉजिकल डिसीजन बन जाएगा। नंबर 3, स्मार्ट माइग्रेशन मैनेजमेंट। गवर्नमेंट को दूसरे देशों को यह साफ दिखाना होगा कि इंडिया लीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करता है और इलीगल माइग्रेशन के सख्त खिलाफ है। We want Indian talent and Indian skills to have the maximum opportunity at a global level. At the same time, we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration. इसका मतलब है कि डोंकी फ्लाइट्स जैसे नेटवर्क्स पर जीरो टॉलरेंस दिखाना। आपको तो पता ही है, इंडियंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फॉरेन कंट्रीज में कई लोग खुद भी इलीगली सेटल होते हैं और अपने फैमिलीज को भी सेटल करते हैं। An Indian family of 4 was trying to enter the US illegally by boat near San Diego, California. 311 Indians have been deported from Mexico. The country has said that these Indians did not have the conditions or the documents needed for regular stay. कि यहाँ से वहाँ जाना है, अमेरिका डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से। उन्होंने जंगलों के थ्रू भेजा हमें। उसके बाद जंगल में चले जी 2 हफ्ते, कम से कम 15 दिन बाद जंगल गए, मैक्सिको आगे डिपोर्ट हो गए। सो जब गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि हमारे सिटीजन्स लॉज ना तोड़े, तभी तो दूसरे देश इंडिया पर भरोसा करेंगे ना, वरना दूसरे देश तो टूरिस्ट और वर्क वीजा देने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। In 2024, Indians lost 664 crore rupees in visa rejections. और जाहिर सी बात है, सरकार अकेले ये सब नहीं कर सकती। असली चेंज तो सबसे पहले हम इंडियंस के माइंडसेट में आना चाहिए। देश के सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। ये समझना है कि जब हम अब्रॉड जाते हैं तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए हमें वहां के लॉस को रिस्पेक्ट करना है। वीजा रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए कभी भी ओवरस्टे नहीं करना है। आपका और मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दूसरे कंट्रीज का हम पर ट्रस्ट बढ़ाता है। दूसरी बात, वी नीड टू प्रमोट एथिकल माइग्रेशन एंड रिजेक्ट इलीगल रूट्स। जब हम फेक असाइलम क्लेम्स या ओवरस्टेज जैसे तरीकों से माइग्रेट करते हैं तो वापस से हम इंडिया की इंटरनेशनल रेपुटेशन को हार्म पहुंचाते हैं। एक क्लीन इमिग्रेशन प्रोफाइल मेंटेन रखना हमारी कलेक्टिव ड्यूटी है। तीसरी बात, हमें ग्लोबल पावर हाउस ऑफ टैलेंट एंड कल्चर बनना होगा। हमें अपनी इमेज एक हाई रिस्क कंट्री से बदलकर एक हाई वैल्यू टैलेंट बेस्ड नेशन की बनानी होगी। और इसके लिए हमें हमारे यूथ को ग्लोबली इन डिमांड स्किल्स जैसे AI, मशीन लर्निंग और हेल्थ केयर में एक्सपर्टीज दिलवाने के प्रोग्राम स्टार्ट करने होंगे। और फाइनली, ग्लोबल रिस्पेक्ट एक 2-वे स्ट्रीट है। हमें इंडिया में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट को एक अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए। उनकी सेफ्टी और हॉस्पिटैलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Walk around outside at 4 a.m. What's it now? 4:20. It doesn't seem like it's unsafe here. It feels fine. It's not that bad here. You could walk around in Mumbai, at least where I did. जब वो यहां से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लेकर जाएंगे
तो इससे वर्ड ऑफ माउथ, पीपल टू पीपल ट्रस्ट बिल्ड होता है। But Indian people say, I can give a Baba, so guess this God. They literally treat you as a freaking God. Honestly, this is normal hospitality in the world. This is Indian hospitality. I feel like there's so much negative news that comes out of India, and there's so much positive that happens here. It's a beautiful country, this. यही ट्रस्ट आगे चलकर वीजा पॉलिसीज को रिलैक्स करवाने में हेल्प करता है। 1 out of every 5 doctors in my community is from India, and they do not cause problems. They follow laws. They represent some of the best citizens we have in America. We should make sure that we streamline the immigration process for those who come here to obey the law, pay their taxes, and be the most creative and productive in society. सो आपका क्या ख्याल है यहाँ पर फ्रेंड्स? क्या आपको लगता है इंडिया अपने पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ा पाएगा कि नहीं इन द कमिंग फ्यू इयर्स? आपका जो भी जवाब है नीचे कमेंट्स में लिखना, मुझे आप लोग का ओपिनियन जानना है। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।